सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिवजीज बायोलॉजी। आप देख रहे हो एंड मैं हूँ शिवम गुप्ता। तो हमने एक छोटा सा प्लेलिस्ट बनाने का सोचा है फॉर द 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसकी टेक्स्ट बुक को हम रेफर करेंगे, स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसका ये जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज कवर कर रहे हैं, लाइक अबाउट 10 to 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए ये वीडियो। बट मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में जाने से पहले और स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि यार हमने ये नया नया चैनल स्टार्ट किया हुआ है एंड आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखो भाई, हमारा सिर्फ इंटेंशन एक ही है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का कि वी डिलीवर यू द बेस्ट लाइक पॉसिबल एजुकेशन देयर इज़। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन बड़ा सिंपल सा है, आपको अच्छे से पढ़ा दे, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम से क्लियर हो जाए एंड उसके बाद में आपको मार्क्स बड़े अच्छे से आए एंड आप स्कोर ऑब्वियसली करोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है माइंड में तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको याद करने में एंड उसको लिखने में बहुत आसानी होगी। चलो मैं आपको सिखाने लगता हूँ फटाफट से। देखो, आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड दी हेरिडिटरी चेंजेस। ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन का सबसे पहला टॉपिक है। बट यहाँ पे जाने से पहले अपने को पता करना पड़ेगा कि ये हेरिडिटी होती क्या है, एग्जैक्टली हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो इन लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है, हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर वाया द जीन्स। मतलब यहाँ पे दो जनरेशन्स के बीच में, मतलब दो लीनीजेस के बीच में कुछ तो ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि हमारी एक जनरेशन है, ठीक है, हम अपने आप को एक किड वाला जनरेशन मान लेते हैं। बट हमारे ऊपर जो पेरेंट्स वाला जनरेशन है वहाँ से हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन हुए हैं। जैसे आपका स्किन का कलर हो गया, आंखों की कलर हो गई, हाइट हो गई, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आपकी बॉडी को अगर आप ऑब्जर्व करने जाओगे तो आपको पता चलेगा आप मॉम और डैड के दोनों की ही फैमिली के साइड के साथ में रिलेट कर पाते हो। मतलब आपके अंदर सिमिलैरिटीज़ तो है, मॉम साइड वाले भी सेम सेम दिखते हैं, डैड वाले भी थोड़े बहुत सेम दिखते हैं। अब ये आपके अंदर कैसे आया, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आप अपनी शक्ल को देख पा रहे हो, अपने जो हाइट, बॉडी, जो भी आपकी चीज़ें हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैसे पास ऑन हुआ आपके पास में? जीन्स के थ्रू। तो मॉम और डैड दोनों की जीन्स मिले आपको एंड उसकी वजह से आपके कैरेक्टरिस्टिक बने। तो इस चीज़ को कहते हैं हेरिडिटी, मतलब आपको उनसे मिली है, विरासत में मिली है। ठीक है, अगला लाइन लिखा हुआ है ग्रेगोर जोहान मेंडल, द वेरी फेमस गाय, द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द मॉडर्न जेनेटिक्स। ग्रेगोर जोहान मेंडल, इन्हें कहा जाता है द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। यहाँ पर एक वर्ड है बेटे, पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है वो बंदा जिसने स्टार्ट किया हो, फाउंड किया हो। मतलब उसके पहले इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था इस तरीके से। तो ये पायोनियर है, मतलब इसने स्टार्ट किया था। मॉडर्न जेनेटिक्स यहीं से शुरुआत होती है। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसीलिए ग्रेगोर जोहान मेंडल को हम लोग रेफर करते हैं एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, फिर बोला हुआ इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च अबाउट द हेरिडिटी। ऐसा यहाँ पे लाइन में क्यों लिखा हुआ है, इतना एक लाइन क्यों डाला इन लोगों ने? इसके पीछे रीज़न अच्छा खासा ये है कि भाई जो ग्रेगोर मेंडल थे उनका रिसर्च करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। ये पहले तो खुद में इनको समझने जाओगे तो ये खुद एक प्रीस्ट थे, ठीक है, एक जगह पे फादरी का काम करते थे मोनास्ट्री में वहाँ पे। एंड उसके साथ साथ में इनको शौक था थोड़ा बहुत फार्मिंग का। तो फार्मिंग करते करते ये ग्रीन पीस मतलब वटाने उगाते थे अपने बैकयार्ड में जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था। एंड उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल रिसर्च करते थे। ये स्टेटिस्टिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है? मतलब ये गिनती करते थे कि अगर एक प्लांट है तो उसकी हाइट में क्या डिफरेंसेस है। अगर किसी प्लांट का हाइट ज़्यादा है तो उसे टॉल रेफर करेंगे, किसी का हाइट छोटा है तो उसे ड्वार्फ रेफर करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था, अलग अलग टाइप के। ठीक है, एंड इन्होंने स्टेटिस्टिक बेस्ड रिसर्च को जब सामने दिया, लाइक साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने एक्सप्लेन किया, तो लोग इनकी बात समझ ही नहीं पाए और इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो इनके बहुत ज़माने बाद रिसर्च पब्लिश होने के बाद में दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको रेफ़र किया और इनको बताया कि ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने जो पब्लिश किया है ग्रेगोर मेंडल ने, ये एकदम सही है। तब जाके इनको रिकग्निशन मिला। तो सोचो, इनको बहुत लेट रिकग्नाइज किया गया। ये मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक थे, अपने आइडियाज़ इनके बहुत आगे थे। फिर बोला हुआ है द 1901 द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंज वेर अंडरस्टूड। सडन चेंज मतलब क्या होता है? अगर एकदम से मान लो कि आप है और आपका अगला जनरेशन है, उसमें अचानक से एक अलग सी कैरेक्टरिस्टिक आ जाए जो आपके ख़ानदान में एग्जिस्ट ही नहीं करती है,
तो वो सडन चेंज के बारे में बोला हुआ है। तो सडन चेंज को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज को हम लोग रेफर करते हैं एज म्यूटेशन। तो ये बात कर रहे थे म्यूटेशन के बारे में, मतलब एकदम से सडनली कुछ बदलाव हो गया, ठीक है, तो सडन चेंज। वेर अंडरस्टूड ड्यू टू म्यूटेशनल थियरी ऑफ ह्यूगो दे व्रिस। ह्यूगो दे व्रिस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इनके रिसर्च की वजह से पता चला कि भाई साहब म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन मतलब देखो आपकी जो पूरी की पूरी जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, ठीक है। डीएनए एक लंबा सा धागा है, बट डीएनए के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जीन। अगर मैं बोलूँ कि यार ये लंबी सी धागे को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अगर पूरा का पूरा डीएनए है, तो डीएनए के अंदर लाखों छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको मैं बोलूँगा जीन्स। ये जीन्स के थ्रू ही मैं अगर इसको कोड करूँगा एमआरएनए में, तो क्या बनेगा फ्यूचर में जाके, प्रोटीन। और ये प्रोटीन मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने में यूज़फुल होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप इस डीएनए के अंदर, ठीक है, जो एटीजीसी होते हैं, अगर उनके अंदर अगर आप चेंज कर दो, एटीजी की जगह पे बहुत सारे अगर आप वर्ड चेंज कर दो, तो उसको हम कहेंगे म्यूटेशन। तो कुछ नया आ गया एकदम से, और उसकी वजह से उसका कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएगा। जैसे स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, ये सारी म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है। ये ह्यूगो दे व्रिस ने बताया। मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर सूटॉन भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा। वॉल्टर सूटॉन और थियोडोर बोवेरी करके इनकी जोड़ी थी। इन्होंने बताया था कि भाई क्रोमोसोम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने ग्रासहॉपर के ऊपर कुछ रिसर्चेस कंडक्ट किए थे और बताया था ये जो हमारा डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, कहाँ पे होता है, ये होता है क्रोमोसोम के ऊपर, मतलब क्रोमोसोम के अंदर ही से स्टोर करके रखते हैं। अब हमें पता है कि क्रोमोसोम एक्जैक्टली डीएनए प्लस एक हिस्टोन प्रोटीन को मिक्स करके, अगर हिस्टोन प्रोटीन एक मांझा, ये क्या बोलते हैं, फिरकी है, तो उसके ऊपर बंधा हुआ जो धागा है वो डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में कोरिलेशन होता है और क्रोमोसोम बनता है। नेक्स्ट, मीनवाइल हो गया ये वाला। Until then it was not known to anyone, तब तक किसी को नहीं पता था। Researchers started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genetic was carried by the chromosome, via chromosome। तो मतलब ये इनकी इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी कि ये जो जीन्स है, ये जो डीएनए है, वो क्रोमोसोम के थ्रू कैरी ऑन होता है, पास ऑन होता है, ठीक है। थ्रू विच द 1944 ट्रायो ऑफ द साइंटिस्ट, मतलब यहाँ पे 1944 में 3 साइंटिस्ट की जोड़ी थी, ऑसवर्ल्ड एफेरी, मैक्लियन मैकार्टी एंड कॉलिन मैक्लियॉयड, प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी जोड़ी ने बोला कि भाई जितने भी जंतु है, मतलब जितने भी जिंदा जानवर है इस धरती के ऊपर, अलग अलग टाइप के, फंगस होने दो, बैक्टीरिया होने दो, सब उनके अंदर क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल। किसने प्रूव किया था, ये तिगड़े ने प्रूव किया था, जिसका नाम है एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियॉयड की तिगड़ी, ठीक है। इसके बाद में 1961 में द फ्रेंच जेनेटिस्ट फ्रैंकोइक जैकब एंड जैकब मोनार्ड proposed a model for the process of protein synthesis with the help of DNA in the bacterial cell। ये किस बारे में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो बॉडी है, अगर वो हमेशा डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन में डालेगा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब एक तरीका है जिससे हम एमआरएनए बनाते हैं, जिसके ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एमआरएनए बनाएगा और हमेशा अगर हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती रहेगी, तो क्या ये वेस्ट नहीं होगा रिसोर्सेज का। तो ये इनके मन में थॉट था। तो इन्होंने पता किया और इन्होंने बताया एक ऐसे मॉडल के बारे में जिसके थ्रू हमारी बॉडी जब ज़रूरत पड़ती है एक सर्टेन एंजाइम की, तब उस चीज़ को बनाती है। जैसे कि यार हमारे सबके अंदर भी बहुत सारे जीन्स हैं, ठीक है, बट वो जीन्स हमेशा एक्टिवेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद में ही दाढ़ी क्यों आती है, क्योंकि आपके सर्टेन जीन्स तब ट्रिगर हुए, ट्रिगर होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर वो प्रोटीन बने एंड प्रोटीन की वजह से आपकी बियर्ड ग्रोथ होने लग गई। तो सर्टेन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाया जाता है जब ज़रूरत होती है। तो इन्होंने दिया था ओपेरॉन मॉडल, और लैक ओपेरॉन के नाम से फेमस है, ठीक है। फिर इसके बाद में इन लोग ने लिखा इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड दैट हिडन इन द डीएनए। तो डीएनए के अंदर जो कोड्स है उसको समझने में थोड़ी सी हेल्प हुई। देयर बाय द टेक्निक ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आता है। इन्होंने कहा यहाँ पे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको कहते हैं जब आप दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को जोड़ दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, अगर मैं ये येलो वाले शीट को, मतलब ये जो येलो वाला पार्ट है,
अगर मैं इसको कंसिडर करूँ बैक्टीरिया का पार्ट, अगर मैं इसे बैक्टीरियल पार्ट कंसिडर करूँ और इसी के अंदर मैं अगर इंसान के अंदर से निकाला हुआ इंसुलिन का जीन डाल दूँ तो ये क्या बन गया, ये जोड़ी बन गया जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसको मैं कहूँगा RDNA। तो RDNA बनाने में भाई यूज़फुल है ये सारी इन्फॉर्मेशन। दिस साइंस ऑफ द हेरिडिटी बोला है कि ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं इमर्ज विच हैज़ द वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब अगर एक बार हमें RDNA टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई तो हम लोग इसको यूज़ करके बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर पाएंगे, मतलब जीन्स को चेंज कर पाएंगे। अब जीन्स आपकी बॉडी की सबसे फाइनेस्ट एकदम कोड्स है, अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो हम एक एनिमल को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देंगे, एकदम बदल देंगे उसको। ठीक है, तो सोच सकते हो हमारे पास इतनी पावर आ चुकी है। फिर बोला द साइंस ऑफ द हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब अगर किसी जानवर को वो बीमारी होने वाली है या फिर हो चुकी है तो उसको कंफर्म करने में डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, पता करना। ट्रीटमेंट, इलाज, जैसे कि अगर आप इंसुलिन बना रहे हो बैक्टीरिया के अंदर डाल के तो ट्रीटमेंट हो गया। प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडिटरी डिसऑर्डर। हेरिडिटरी डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, जो बीमारी खानदान में रहती है और वो पास होती रहती है जनरेशन दर जनरेशन, उसे हेरिडिटरी डिसऑर्डर कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल, मतलब हमने ऐसे जानवरों को भी बनाना शुरू कर दिया है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। हमने ऐसी गायें बना ली है जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। हमने ऐसे चावल की वैरायटी बना ली है जो ज़्यादा उपजाऊ देती है अपने को, ज़्यादा बना के देती है अपने को चावल। एंड प्लांट्स को भी हमने चेंज किया है इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स और यूज, यहाँ तक कि बैक्टीरियाज को भी हमने नहीं छोड़ा, उनको भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अबाउट दिस टॉपिक हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। हमने टेक्स्ट बुक के लाइन को पॉइंट बाय पॉइंट कवर किया। अगर इसके बाद भी आपके कोई रिव्यूज़ है कि ये वीडियो कैसा था, कुछ नहीं समझा, जो भी चीज़ है आप डाल सकते हो यहाँ पे। एंड साथ साथ में हम नए हैं इस पूरे के पूरे जर्नी में, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। साथ में ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो।